क्या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इस पे अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं? आजकल आईवी ड्रिप की हालत है, शादियों में लोग हैंगओवर ड्रिप्स ले रहे हैं लोगों के। ये आपने एग्जैक्टली देखा है, पढ़ा है? ये पढ़ा है, सुना है, देखा है, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। पेशेंट खुद आके बोलता है कि ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। सर मैं ना सुबह ये लगा रही हूँ, शाम को ये लगा रही हूँ, ये खा रही हूँ, आप बस ये बता दीजिए ब्रांड सही है या नहीं है। क्रीम्स आ गए हैं मार्केट में जो कहते हैं कि हम फेयर कर देंगे आपके स्किन को। तो फेयरनेस कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम आज तक बनी ही नहीं है। बहुत सारे जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग जब फिलर्स या फिर बोटॉक्स कराते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है। दीपिका पादुकोण है, जानवी कपूर है, सारा अली खान है, एवरीबडी हैज़ डन इट, आलिया भट्ट है, राइट। अब जो बैड एग्जाम्पल्स हैं वो हमें अलग से दिख रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इसके? यस, अगर जैसे लोअर फेस पे बोटॉक्स बहुत ट्रिकी होता है, आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है ना, आपके लाफ जब आप हंस रहे हैं तो स्माइल टेढ़ी हो सकती है। ये सेलिब्रिटीज़ अपने स्किन केयर रूटीन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करते हैं? कुछ माइल्डर प्रोसीजर्स जैसे हमने माइक्रो नीडलिंग की बात करी, या हमने पीआरपी की बात करी, या कुछ मेडिफेशियल्स हैं आजकल। बहुत सारे लोगों को एक्ने का इशू रहता है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये। नो, इसकी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ग्रेड 2 थोड़े रेड दाने, ग्रेड 3 में पस होने लगता है। एक और बैक्टीरिया है स्टेफ ऑरियस, वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेता है कि चलो इन्फेक्शन हम भी करते हैं। ये ट्रांसप्लांट की कोई अगर प्लान करता है और आपके पास आता है तो इस प्रोसीजर में कितना टाइम लग जाता है और इसमें खर्चा कितना आता है? स्किन केयर को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं हमारे मन में और बहुत सारे मिथ्स भी हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, इसलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कशिश कालरा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द स्विच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर कशिश, देखिए बहुत बड़ा केस अभी रिसेंटली हुआ है और शेफाली जरीवाला जिनको लोग जानते हैं और उनके ब्यूटी की तारीफ़ें होती रही हैं हमेशा से लेकर के। बहुत सारे उनसे जुड़े हुए मिथ्स भी आ रहे हैं कि उन्होंने विटामिन सी की ड्रिप्स ली हुई थी और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने स्किन के ट्रीटमेंट के लिए कराई हुई थी। राइट। और साथ में वो फास्टिंग भी कर रही थी। तो सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये विटामिन सी की आखिर ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, विटामिन सी एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है और हमारी डाइट में यूजुअली काफ़ी मात्रा में होता है। अगर आप थोड़ी सी खट्टी चीज़ें खाते हैं, जैसे लेमन है, आंवला है, सो इट्स ऑलवेज देयर। विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, राइट। सो विटामिन सी की सिर्फ ड्रिप्स कम लोग लेते हैं, यूजुअली लोग ग्लूटाथियोन के साथ कंबाइन करके लेते हैं। सो ग्लूटाथियोन एक अलग टॉपिक है, हम उस पर भी आते हैं। इट्स बेसिकली अ स्किन वाइटनिंग एजेंट जो स्किन ब्राइटनिंग या लाइटनिंग एजेंट की तरह काफ़ी, आई वुड से, फेमस और इनफेमस है। तो खाली पेट से उसका मुझे नहीं लगता मतलब है कि फास्टिंग में उन्होंने लिया, बिकॉज एवरीथिंग विच आर टेकिंग पेरेंटरल इट गोज टू योर इन द सिस्टम, तो वो वैसे भी स्टमक को बाईपास कर रहा है, तो स्टमक खाली हो भरा हो उससे इतना फ़र्क नहीं है। आई डोंट थिंक सो विटामिन सी वॉज द रीज़न। आजकल सेलिब्रिटीज़ और हम देख रहे हैं यंग डेथ्स काफ़ी हो रही हैं, स्पेशली जो लोग बहुत फिट हैं। तो आई बिलीव शायद उनको कुछ मेडिकल एलिमेंट होगा जो कहीं ना कहीं मिस हुआ, या जो आजकल लोग जिम में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्रियाटिन ले रहे हैं, एंड मेनी टाइम्स आई हैव सीन इनके स्टेरॉइड जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है। माइट बी शी वॉज ओवर एक्सर्टिंग और समथिंग। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, ग्लूटाथियोन, जो हम आईवी ड्रिप्स की जब बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली विटामिन सी, वो तो एक एड ऑन होता है। यूजुअली इट इज़ ग्लूटाथियोन जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी ले रहे हैं, और आज के ज़माने में आपके आसपास भी बहुत लोग ले रहे हैं। बिल्कुल, इसी को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लूटाथियोन एक्चुअली है क्या और क्यों इसको लोग लेते हैं। राइट। सी, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये चीज़ लोगों को बताना चाहूँगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहा है ये चीज़ कि लोग कहीं भी ये ड्रिप्स ले रहे हैं। सो पहले आपके फर्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लूटाथियोन एक्चुअली में होता क्या है। बेसिकली एक एमिनो एसिड होता है टायरोसिन, जो कि मेलानिन सिंथेसिस करता है। मेलानिन हमें पता है, आजकल काफ़ी लोग अवेयर हैं कि मेलानिन हमारे स्किन का कलर है, जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल होता है मेलानोसाइट्स, उससे मेलानिन एक पदार्थ या एक मॉलिक्यूल निकलता है जो कि हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। नाउ ये मेलानिन बनता है टायरोसिन से। एक टायरोसिनेस एंजाइम होता है, वो मेलानिन में इसको कन्वर्ट करता है।
ना ग्लूटाथियोन क्या करता है, टायरोसिनेस को ब्लॉक करता है। वो 3-4 तरीके से काम करता है ग्लूटाथियोन। टायरोसिनेस को ब्लॉक करता है तो मेलानिन कम बनता है, तो ओके। उसकी वजह से थोड़ा स्किन का कलर बेटर होने लगता है, थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट आने लगता है। सेकेंडली, इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू सन डैमेज, काफ़ी फ्री रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज़ हमारे अंदर डेवलप हो रही होती हैं, और ग्लूटाथियोन एज एन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट ही है, वो भी यहीं पे काम करता है। उसका मेन जो काम है एंटीऑक्सीडेंट ही है, बट ग्लूटाथियोन के 2-3 एक्शंस हैं। तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट जब उसका इफेक्ट होता है तो ये फ्री रेडिकल जो स्पीशीज़ हैं, ऑक्सीजन स्पीशीज़, ये ख़त्म होती हैं, तो ऑब्वियसली स्किन थोड़ी क्लियर लगती है, थोड़ी बेटर लगती है। एंड प्लस मेलानिन 2 टाइप का होता है, यू मेलानिन और फियो मेलानिन। यू मेलानिन डार्क होता है, फियो मेलानिन थोड़ा लाइट होता है। ओके। जो लोग लाइटर स्किन टोन है, जो कॉकेशियन स्किन है, इनमें फियो मेलानिन ज़्यादा होता है। हम लोग डार्क स्किन लोग हैं, हमारे में यू मेलानिन ज़्यादा होता है। तो ग्लूटाथियोन यू मेलानिन को फियो मेलानिन में कन्वर्ट करता है, तो ओके। आपका स्किन टोन थोड़ा लाइट होने लगता है। हम्म, नाउ अब ग्लूटाथियोन का स्किन में यूज़ कहाँ से आया, ये डिस्कवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके। बेसिकली ग्लूटाथियोन मेनली जिन लोगों को लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, या कीमोथेरेपी चल रही है, या HIV है, तो एज एन एंटीऑक्सीडेंट इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, ग्लूटाथियोन ऑलरेडी हमारे ब्लड सेल्स में है, ओके। होता है। इट्स अ ट्राइपेप्टाइड जो 3 अमीनो एसिड से बनता है, ऑलरेडी होता है। तो जब ये इंजेक्शंस ग्लूटाथियोन के फिलीपींस में दिए गए, तो वहाँ पे सेरेंडिपिटी हम बोलते हैं, जब आप कर कुछ और रहे थे और कुछ और हो गया। अच्छा, राइट। कुछ और के ट्राई कर रहे हाँ, थे ट्राई रिसर्च के कुछ लिए। और कर रहे थे और अरे, उसका आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट या जो भी कह लो, कुछ और ओके। हो गया। तो फिलीपींस में जब ये दिया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व करा, स्किन का टोन लाइट हो रहा है, लोग ब्राइट होना शुरू हो रहे हैं। सो दैट वाज जब उस पर और रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने देखा कि ये काम कैसे कर रहा है, तब ये पाथवे पता लगा कि नहीं, इसका ये भी एक पाथवे है कि मेलानिन सिंथेसिस को कम कर सकता है। तो इसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। आपको पता है एशियन स्किन हमेशा गोरा होना चाहती है, बीट फिलीपींस, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं भी आप चले जाओ तो सबका यही हाल है, सब गोरा होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ थी, उस वजह से इसका यूज़ हुआ डर्मेटोलॉजी में। और प्रॉब्लम क्या है, ये इसकी ओवरडोजिंग ख़राब भी हो सकती है, और पीपल आर नॉट अवेयर, और लोगों को ये नहीं पता है कहाँ जाना है। सी अच्छा, हाँ, इसका कनेक्शन जो मैं पूछ रहा था कि क्या कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज में इसका कोई कनेक्शन हो जाता है अगर आप ले रहे हो तो? देखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेनली ड्रग रिएक्शन के फॉर्म में आ सकता है, ब्लिस्टर हो सकते हैं। एक स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होता है जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है और बॉडी में जगह जगह इरप्शंस और अल्सरेशंस हो सकते हैं। कई बारी नॉर्मल अर्टिकेरियल पैचेस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कई बार एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है, ऑन द टेबल डेथ हो सकती है जब आप IV दे रहे हैं, अगर पेशेंट रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर है, 1 इन मिलियन करके इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो जनरली सेफ है। बट हाँ, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड एनाफाइलैक्सिस जो रिस्पॉन्स होता है वो तुरंत होता है। एनाफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक से भी हो सकता है, पेनिसिलिन से हो सकता है, पेन किलर से हो सकता है, बहुत सी एंटीबायोटिक से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंजेक्शन एनाफाइलैक्सिस नहीं कर सकता। वो तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन है जो किसी भी इंजेक्शन से हो सकता है, और ग्लूटाथियोन से भी हो सकता है। ओके। तो बट इसकी वजह से ग्लूटाथियोन आपने 3 दिन पहले लिया और आज डेथ हो गई, वो थोड़ा सा अजीब है। वो समझ में नहीं आ रहा कि वो रीज़न था या नहीं था। शायद मुझे लगता है उनके हस्बैंड से पूछा गया कि भाई ये क्या दवाइयाँ ले रही थी, तो उन्होंने बोला ये एंटी एजिंग भी ले रही थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी हाइप हो गई। तो ऐसे समझ सकते हैं कि क्या कोई कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया शायद, क्योंकि ये कभी क्लैरिटी इस पे है नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। राइट। क्योंकि वो जो मेरा सवाल था कि क्या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इस पे अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसा आपने कोई केसेस देखे हैं, ऐसे रिसर्च कुछ आई नहीं, है? देखिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ओके। है ना। इट कैन बी समथिंग लाइक अ लोकल इंजेक्शन लाइक फिलर्स, बोटॉक्स, है ना, वो लोकल वहीं पे दे रहे हैं आप। इट कैन बी IV ड्रिप्स। ना वही मैं उसी बात पे आ रहा था, हमारे देश में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। 90% ऑफ दीज सो कॉल्ड ब्यूटी क्लिनिक्स आर नॉट रन बाय डर्मैट्स। ये Okay. यूजली इन्वेस्टर्स क्लिनिक होते हैं, या ये ब्यूटी पार्लर सलॉन्स होते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट। आजकल IV ड्रिप की ये हालत है, शादियों में लोग हैंगओवर ड्रिप्स ले रहे हैं,
पूरी नाइट पार्टी करी और सुबह के टाइम दे आर टेकिंग, वहीं पे काउचेस में, रिक्लाइनर्स में आईवी ड्रिप्स चल रही हैं लोगों के। ये आपने एग्जैक्टली देखा है, पढ़ा है? ये पढ़ा है, सुना है, देखा है, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। अच्छा। घर पे जाके कुछ ऐसे सर्विसेज हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो घर पे आईवी ड्रिप्स दे रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी रॉन्ग। देखिए, आप कभी भी कोई आईवी ड्रिप लगाते हैं, चाहे वो मैं कहता हूँ नॉर्मल सलाइन, आप सिंपल जो आम भाषा में गांव में कहते हैं ग्लूकोज की बॉटल लगा दो, है ना, वो भी लगाते हैं, वो भी एक डॉक्टर क्लिनिक पे होना चाहिए, बिकॉज वो स्टर्लिटी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या डोजिंग दी जा रही है, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी डन बाय डॉक्टर। तो ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है। इस वजह से अभी लेटली हम लोग देख रहे हैं बहुत से लोकल ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत से चाइनीज़ ब्रांड्स और ये वो, जो कॉकटेल ड्रिप्स ला रहे हैं, उसमें ग्लूटाथियोन भी है, विटामिन सी भी है, एनएडी भी है, और पता नहीं क्या क्या उसमें डाल के पूरा चूरन चटनी बना के वो पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो आई बिलीव दिस इज़ वेरी रॉन्ग, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कलर लाइट हो जाएगा, बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। रिजल्ट आर नॉट सेम। 10 में से 4 लोग सेटिस्फाई होते हैं, 6 नहीं भी होते हैं, या 1-2 कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। एंड प्लस ये परमानेंट रिजल्ट नहीं देता, ये लेते रहना पड़ता है। तो शुरू में आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होती है, वीक में 1 इंजेक्शन या वीक में 2 इंजेक्शन, डिपेंडिंग आप क्या डोज ले रहे हैं। उसके बाद 15 डेज में फिर मंथली बेसिस पे एक लेते रहना पड़ता है। तो अब कई बार ये भी होता है, आपने 4-5-6 महीने, कई बार टू बी ब्राइड्स आते हैं कि भाई मेरी शादी है, आई वांट टू टेक दिस ड्रिप्स, तो विद प्रॉपर साइड इफेक्ट्स हम लोग बताते हैं भाई ये चीज़ है, आप लेना, इट्स योर चॉइस। बट हाँ, आफ्टर अराउंड फ्यू मंथ्स व्हेन यू स्टॉप इट, फिर से यू विल बी, फिर से मिलानिन तो बनेगा, वो तो बनना ही है, आप एंजाइम कब तक ब्लॉक कर सकते हैं। ओके। सो अब सेलिब्रिटीज का क्या होता है, दे ऑलवेज हैव टू लुक गुड। उनके साथ ये नहीं शादी हो गई तो खत्म हो गया, सब सही बात है ना, दे हैव टू मेंटेन देमसेल्व्स। तो इस वजह से शायद ओवरडोजिंग हुई हो, ये भी हो सकता है कि शायद डोज ज़्यादा ले रहे हो, और ऑब्वियसली आप कुछ भी लेते हो वो कहीं ना कहीं किडनी से तो होके जा ही रहा है ना, योर रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज आइदर लिवर और किडनी। तो ऑब्वियसली कई बार लोग हमसे कहते हैं सर 3-4 मल्टीविटामिन लिख दीजिए, कि मैं एंटी एजिंग मल्टीविटामिन भी लिख दीजिए, एक मेरे लिए मैं बड़ी सर फटीक फील करती हूँ उसके लिए भी लिख दीजिए, एक बोन्स के लिए लिख दीजिए। वो गलत है। यू आर एक्चुअली ओवरलोडिंग योर किडनी एंड योर सिस्टम। इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बोला कि पेशेंट खुद आके बोलता है कि ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, तो उसमें आप क्या उनको समझाते हैं कि भाई मेरे पास क्यों आए हो? एग्जैक्टली मतलब ये इतना कॉमन हो गया है सिंस आई वुड से 2020 के बाद ज़्यादा हुआ है, जब से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स इतने आ गए हैं। तो अब तो पेशेंट्स हमें आगे बताते हैं सर मैं ना सुबह ये लगा रही हूँ, शाम को ये लगा रही हूँ, ये खा रही हूँ, आप बस ये बता दीजिए ब्रांड सही है या नहीं है। तो ऑब्वियसली वी गाइड देम कि देखिए ओवरडूइंग इज बैड, और क्या सही है क्या गलत है वो तो एक डॉक्टर का फर्ज है बताना। तो अच्छा, फास्टिंग से इसको रिलेट करते हैं थोड़ा, कि अगर कोई फास्टिंग कर रहा है और ये ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे आईवी ड्रिप्स ले रहा है, तो क्या इससे इम्पैक्ट बॉडी पे ज़्यादा पड़ेगा? देखिए, फास्टिंग में कोई भी आप आईवी इंजेक्शन लेते हैं तो थोड़ा सा पेन तो होता ही है ज़्यादा, है ना, और अदरवाइज देखिए कई बार आप बीमार होते हैं, आप कितने बार ये स्थिति आती है, आप बहुत बीमार हैं, आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, बट आईवी इंजेक्शंस तो चल ही रहे हैं। और ये अक्सर ग्लूटाथियोन जो दिया जाता है नॉर्मल सलाइन के साथ दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि प्लेन ग्लूटाथियोन फ्लश कर दिया जाता है। तो यूजली 500 ml नॉर्मल सलाइन में स्लो आईवी इन्फ्यूजन की तरह इसको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली पेट थे इसलिए आईवी लिया और इसलिए हो गया, आई डोंट थिंक सो। और ये साल में कितनी बार लेना पड़ता है? मैं वही बता रहा हूँ, शुरू में यूजली जब एक कोई स्टार्ट करता है वीकली, उसके बाद मतलब सपोज करिए 4 इंजेक्शंस वीकली या बाई वीकली भी कुछ लोग लेते हैं, डिपेंड करता है डॉक्टर क्या डोज दे रहे हैं। आइडली हम लोग ये प्रेफर करते हैं बहुत हाई डोज एक साथ नहीं देनी चाहिए, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन ज़्यादा दो, डोज लो रखो, और उसके बाद आप 15 डेज में एक इंजेक्शन 4-5 बार लिया, फिर मंथली बेसिस पे लेते रहना पड़ता है। ओके, तभी आप ये मेंटेन कर तो सकते भी हो, मेंटेन कर सकते हो, अदरवाइज ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि और जो बॉडी आपकी बना रही है exactly. वो तो बनेगा ही। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये आता है कि बहुत सारे क्रीम्स आ गए हैं मार्केट में जो कहते हैं कि हम फेयर कर देंगे आपके स्किन को, तो ये जो क्रीम्स हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है, और क्या ये एक्चुअली काम करती हैं या फिर सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हैं लोगों को? देखिए, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत से फेमस ब्रांड हैं, डैश एंड लवली, वो सब हमें पता ही है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इनमें लोगों को नॉलेज नहीं है और काफ़ी बार स्टेरॉइड क्रीम्स लगा लेते हैं लोग,
जो बहुत नाम से आती है, बेटनोवेट, स्किन लाइट, ऐसे बहुत सी क्रीम्स हैं। और प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में ओवर दी काउंटर बिकती है, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। एक्चुअली में इसके अंदर एक फार्मूला होता है जिसको क्लिगमेंस फार्मूला बोलते हैं, जिसमें कि एक स्टेरॉइड होता है, एक ट्रेटनॉइन होता है जिसको रेटिनॉइड आजकल सब लोगों को पता है, और एक हाइड्रोक्विनोन होता है जो एक डीमेलानाइजिंग या डीपिगमेंटिंग एजेंट है। उन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। क्लिगमेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा था। तो शुरू तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं करा था, बट इसका इंटेंशन होता है 15-20 डेज देके इसको स्टॉप करके फिर टेपर करके दूसरी माइल्ड क्रीम से इसको कंटिन्यू करें। अब इसका इफेक्ट काफ़ी इंस्टेंटेनियस होता है, लोग लगाते रहते हैं। एंड जब आप इतना स्टेरॉइड लगाएंगे तो स्किन में बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। स्किन एट्रोफी होती है, स्किन पतली होती है, स्किन पे छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, ब्लड वेसल्स आपकी दिखने लगती हैं, और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक लगाएंगे आपकी आईज भी ख़राब हो सकती हैं, आपको ग्लोकोमा भी हो सकता है, कैटरैक्ट भी हो सकता है। तो लोग इसको जब डिसकंटिन्यू करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 महीना लगाया, उनको लगा चलो चेहरा थोड़ा साफ हो गया, छोड़ के देखते हैं, वो फिर से काला होने लगता है, इनफैक्ट और डार्क हो जाता है कई बार अगर ढंग से सन प्रोटेक्शन नहीं यूज़ हो रहा है। तो फेयरनेस कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम आज तक बनी ही नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। देर आर डीमेलानाइजिंग क्रीम्स जिसमें कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, आर्ब्यूटिन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, बिकॉज वही रेशियो, वही कंसंट्रेशन FDA अप्रूव्ड है, राइट। और अगर वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वो जला भी सकता है स्किन को, जो आजकल काफ़ी लोग हमारे पास चेहरा खुद जला के आते हैं। इट्स क्वाइट कॉमन, पिछले 5 साल से तो बहुत कॉमन हो गया है, जब से लोग इंस्टा पे और इस पे ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो आई वुड से कि ये क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक अ फेयरनेस क्रीम, कोई वर्ड नहीं है। हाँ, स्किन ब्राइटनिंग थोड़ी कुछ चीज़ों से हो सकती है, इवन टोन हो सकता है, अगर कहीं मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, स्किन टोन अनइवन है, वो बेटर हो सकता है। बट आप सोचो मेरा कलर फेयर हो जाएगा, डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। सनस्क्रीन की आपने अभी जिक्र किया था, तो ये सनस्क्रीन कैसे काम करती है और एक क्या इसका कोई रोल है फेयरनेस में? डेफिनेटली सनस्क्रीन का आई वुड से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है फेयरनेस में, जो हम लोग नहीं रियलाइज़ करते हैं। बेसिकली देखिए, यूवी रेज जो होती है, UVC, UVA, UVB, यही स्किन को ख़राब करती हैं। और UVC तो पेनिट्रेट ही नहीं करती, UVA और UVB पेनिट्रेट करती है अर्थ सरफेस को। तो ये हमारे स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाती है, और जब मेलानिन बढ़ता है तो हम डार्क होने लगते हैं, हम सांवले होने लगते हैं। प्लस ये तो दिख रहा है, ये कुछ इनविजिबल प्रॉब्लम्स भी देती है, जैसे सोलर इलास्टोसिस होने लगता है, स्किन में रिंकलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं सर एक अच्छी एंटी एजिंग क्रीम बता दीजिए, तो मेरा पहला जवाब होता है सनस्क्रीन इज द बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम। ओके, एटलीस्ट आप फोटो एजिंग से प्रिवेंट हो रहे हो अपने आप को। जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग है, जो भी एज होनी है, वो तो होगी, राइट। उसके लिए भी खैर अलग हैं ट्रीटमेंट्स, वो हम बाद में बात कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द सनस्क्रीन, तो इसमें भी देखिए इसके फिल्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फिल्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल फिल्टर्स होते हैं। आइडली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज गुड। और इसमें आपने अक्सर देखा होगा SPF हम लोग वर्ड यूज करते हैं, तो इसको भी लेके मिथ है SPF 50 ऐसा करके कुछ आता है कि मैं जितना हाई SPF लगाऊंगा या लगाऊंगी मैं, उतना अच्छा मेरे लिए रहेगा। तो बेसिकली जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, ये आपको UVB रेज के लिए एक तरीके का, मान लीजिए इसका वो बनाया गया है कि UVB रेज में आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर देखना है कितना है। तो यूजुअली इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम UVB लाइट इज 100 - 100 अपॉन SPF। अब मान लीजिए SPF 50 है, तो इस फॉर्मूला में आप डालेंगे तो 98% के आसपास उसका सन प्रोटेक्शन आता है। थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूंगा क्योंकि इसको समझ नहीं आया। परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन इज इक्वल टू 100 - 100 डिवाइडेड बाय SPF। ओके, तो 100 - 100 डिवाइड बाय 50 क्या हुआ? 100 - 2, जो कि 98% आया। ओके, ठीक है। अगर हम बोले 15 SPF है ना, तो 15 हमें लगता है कि ये 3 टाइम्स लेस है, बट अगर इस फॉर्मूला में रखेंगे तो वो करीब 94% आएगा, तो सिर्फ 4% का फर्क है। अच्छा, है ना। तो SPF मुझे लगता है इंडियन स्किन के लिए 30 इनफ है। प्रॉब्लम क्या है, लोग SPF तो देखते हैं, मेरे पास पेशेंट्स कई बार आते हैं, सर US से सनस्क्रीन लाई हूँ, ऑस्ट्रेलिया से लाई हूँ, 100 SPF, राइट। तो लगा कितना रहे हैं सर, इतना सा ऐसे लगाती हूँ, और तो इट इज़ यूजलेस। SPF तब काम करेगा जब आप उसको एटलीस्ट 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लगाएंगे। अब वो कैलकुलेट, इजी कैलकुलेशन है, बेसिकली 2 फिंगर यूनिट्स, आपने सनस्क्रीन इतनी ली और इतनी ली, और उसको फेस और नेक कवर करा पूरा आपने, ओके, तब एक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन मानते हैं। और SPF डिग्रेड होने लगता है एवरी 80 मिनट्स, ओके, राइट। तो अगर आपने 100 लगाया वो 50 रह जाएगा,
फिर और 80 मिनट बाद वो 25 रह जाएगा। तो ऑब्वियसली उसका री एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शेड्यूल है, आप स्टूडियो में रहते हैं, यू आर ऑलवेज इन द सन, यू शुड रियलाइज दिस, राइट। हमें तो लगता नहीं, मैं तो इंडोर हूँ सर, यहाँ कौन सा सन आ गया, बट ये सन है। तो आपको एक्चुअली में रिपीट करना चाहिए, यू नो, हर आई वुड से एक पॉडकास्ट खत्म करके जब दूसरा आप उसको रिपीट करिए। अच्छा। सो सेम वे, अगर सपोज एक डॉक्टर है, मैं हूँ, मैं अपने ऑफिस में गया, तो मैं क्लिनिक में जाके सुबह बैठा, मैं सनस्क्रीन लगा के चला गया। अब मैं लंच में अगर निकल रहा हूँ घर के लिए, आई हैव टू पुट सनस्क्रीन अगेन। तो आइडली वो करना चाहिए। तो हम लोग ये मिस कर जाते हैं, हम बस SPF खेलते रहते हैं कि क्या SPF है। तो अभी तक जो हम लोग समझ में आ रहा था कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तब हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इंडोर्स भी करना है, इंडोर्स मिनिमम मैं बोलूँगा एक बार तो करना ही है ना। बट अब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ्स हैं, अब वो सुबह घर पे हैं, एक बार लगा लिया, अब उनको लगता है एक बार तो लगा लिया, मैं तो घर पे हूँ। अब 2 बजे वो सपोज बेटे को बस स्टैंड लेने जा रहे हैं, दे हैव टू पुट इट, है ना। तो वो लगाना चाहिए, बिकॉज उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड कमिंग टू द UVA प्रोटेक्शन कैसे होगा, उसके लिए हमें देखना होता है बूट स्टार रेटिंग क्या है। एक बूट स्टार रेटिंग होती है, वो ज़्यादातर सनस्क्रीन में लिखी होती है, जिसमें नहीं लिखी इसका मतलब वो बेकार सनस्क्रीन है, वो मत खरीदिए। अच्छा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो उसमें 3+ रेटिंग होनी चाहिए उसकी, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। बूट स्टार क्या होता है? ये बेसिकली UVA प्रोटेक्शन का एक स्केल है, कि UVA प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है, राइट। आजकल एंटी एजिंग इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। एंटी एजिंग इंजेक्शंस और जो क्रीम्स हैं या फिर सनस्क्रीन है, तो उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, क्रीम्स ऑब्वियसली आप ऊपर से लगा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन पे हमेशा डाउट रहता है, वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। बिकॉज स्किन की जो मेम्ब्रेन है, वो ट्रांस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कितनी है, वो स्किन के अंदर कितना जा पा रही है। ये हर बॉडी पे डिपेंड करता होगा, हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेल्स की स्किन थिक होती है, फीमेल्स की थोड़ी थिन होती है ना। इसीलिए मेल्स की प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंट होने चाहिए फीमेल से। और सनस्क्रीन का तो अपना रोल है ही, खैर वो तो प्रोटेक्ट कर रही है। नाउ कमिंग टू द इंजेक्शंस, देखिए इंजेक्शंस, एंटी एजिंग इंजेक्शंस एक ब्रॉड टर्म है, हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। 5-6 तरीके के इंजेक्शंस हैं। सबसे कॉमन, सबसे इनफेमस या फेमस बोल सकते हैं कि बोटॉक्स, है ना। सो दैट इज़ यूज मेनली फॉर द रिंकल्स, जब आपके एक्सप्रेशन लाइंस होते हैं, जैसे फोरहेड लाइंस हैं, आप हंसते हैं तो यहाँ लाइंस आ रहे हैं, फ्राउन लाइंस आ रहे हैं, या स्लिमिंग के लिए भी दिए जाते हैं फेस को, यहाँ पे मैस्टर मसल होती है। तो बेसिकली मसल को रिलैक्स करता है। इसका काम है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। भाई रिंकल्स क्यों आते हैं? आप जो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर मेरे फ्राउन आ रहा होगा, या मैं फोरहेड ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ रिंकल्स आ रहे होंगे, हंस रहा हूँ तो यहाँ रिंकल्स आ रहे हैं। तो ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन का एक्शन है जो रिंकल प्रोड्यूस करता है। बोटॉक्स उसको एक तरीके से रिलैक्स कर देता है, राइट। सो बोटॉक्स एक बैक्टीरिया डिराइव टॉक्सिन है, जिसको कि एक तरीके से उसके एक्टिव जो है इंग्रेडिएंट वो रखा गया है, पर उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है बैक्टीरिया का, वो ख़त्म कर दिया गया। वो लैब्स में इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये मसल को रिलैक्स करता है, तो रिंकल्स कम हो जाते हैं। तो ये तो एक इंजेक्शन हो गया बोटॉक्स। सेकेंड हो गया फिलर्स। फिलर्स होते हैं जब आप एज कर रहे हैं, आपका कोलाजन जो है, जो स्किन का मैं बोलूँगा सीमेंट है जिसने बाइंड करके रखा है, वो ख़त्म होता जा रहा है एज के साथ साथ। आपके लिगामेंट्स वीक होते जा रहे हैं, तो स्किन लटकती है, राइट। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे लाइंस आएंगी, यहाँ जाउल बनने लगेगा, नेक पे भी प्रॉब्लम। तो ये जो फिलर्स हैं, ये एक तरीके से हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो कोलाजन का मॉलिक्यूल होता है। ये हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं। तो एक तो ये वॉल्यूमाइजिंग के लिए दिए जाते हैं कि भाई आइज के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल्स आ गए, हॉलोनेस आ गई, या लिफ्टिंग के लिए दिए जाते हैं, हमें ये चीज़ लिफ्ट करनी है, इस चीज़ को भरना है, लिप्स को भरना है, यू नो देयर लॉट ऑफ इंडिकेशंस फॉर इट। तो उसको फिल करा जाता है इससे, राइट। और प्लस ये लिफ्टिंग इफेक्ट भी देता है, फेस को हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है। इसी टाइप से इसी का माइल्ड वर्जन होता है स्किन बूस्टर्स, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, बट वो क्रॉस लिंक नहीं होते हैं, बहुत थिन जेल होते हैं, वाटरी होते हैं, वो स्किन में दिए जाते हैं स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। आजकल कुछ नई चीज़ें आ गई हैं जो सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो आप ही की स्किन को मॉडुलेट कर रही हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, PDRN है, ये सैल्मन स्पर्म का DNA एक्सट्रैक्ट होता है जो स्किन में इंजेक्ट करा जाता है, एक्सोसोम्स हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं कि आपकी जो सेलर एजिंग है वो कम हो जाती है, और थोड़ा स्किन इवन हो जाता है, स्किन हाइड्रेटेड हो जाता है, जो ये वाले इंजेक्शंस हैं। तो एंटी एजिंग इंजेक्शंस इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म, इसमें बहुत से
इंजेक्शंस आते हैं, डेफिनेटली कंपेयरिंग टू अ क्रीम ये बेटर रिजल्ट देंगे बिकॉज ये सीधे स्किन में जा रहे हैं, ओके। तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो आपके पास कौन से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, किस प्रोफेशन के आते हैं जो कहते हैं कि मेरे स्किन को लाइक बोटॉक्स की ज़रूरत है या फिर फिलर्स की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रोफेशन के लोग बहुत आते हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनको हमेशा कैमरा फेस करना है, एंड आजकल सबके पास एक कैमरा है। तो सोशल मीडिया हैज एक्चुअली मेड अस सोशल ऑन कैमरा बट अनसोशल इन रियल लाइफ, आई वुड से। तो एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, वो चाहते हैं कि भाई नो फिल्टर इफेक्ट आए फेस पे। तो आजकल तो ये बहुत कॉमन है, आई वुड से। इवन स्टूडेंट्स जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, प्रोफेशनल्स तो आते ही हैं, हाउसवाइफ्स ऑफ कोर्स दे हैव टू लुक गुड, पार्टीज एंड ऑल एंड एवरीथिंग। इसमें कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप आपको लगता है ये वो आता है? यूजुअली 20 से 40 ज़्यादा आता है, ओके, है ना, ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और 40 के बाद भी लोग आते हैं, बट उनकी डिमांड्स अलग होती हैं। जैसे 50s में जो लोग आते हैं वो टाइटनिंग ज़्यादा चाहते हैं, वो लिफ्टिंग चाहते हैं, वो ये चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं। ओके। तो एज ग्रुप तो अगर मैं वैसे सेग्रीगेट करूँ, आई वुड से 20 to 40 इज़ द पीक, एंड 40 to 60 भी काफ़ी हैं। एंड अगर हम हेयर की बात करें तो 40s के बाद भी लोग बहुत आते हैं ट्रांसप्लांट और इन चीज़ों के लिए, बट एंटी एजिंग के लिए 20 to 40 काफ़ी लोग आते हैं। बहुत बारी हमने देखा है कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग जब फिलर्स या फिर बोटॉक्स कराते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है और दिखना अजीब से लगने लगता है। तो ये आप कैसे अश्योर करते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो कैसा होगा? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमसे रोज पूछा जाता है पेशेंट से। See, there are certain bad examples which have been creating because of overdoing it, right? Okay. If you see Bollywood, it's a big industry. अगर हम लोग आज नाम गिनने बैठे हैं तो कम से कम हम 100 हीरोइंस या हीरोज़ के नाम अभी बता सकते हैं, एक्ट्रेस के। अब आपको जो बैड एग्जाम्पल दिखेंगे वो 100 में से 5 दिखेंगे। 95 ने करा रखा और सही करा रखा, यू कैन नॉट मेक आउट। अच्छा, है ना। इफ आई नेम, आई थिंक आई कैन नेम हियर, दीपिका पादुकोण है, जानवी कपूर है, सारा अली खान है, एवरीबडी हैज़ डन इट, आलिया भट्ट है, राइट। अब जो बैड एग्जाम्पल्स हैं वो हमें अलग से दिख रहे हैं। कैटरीना का जैसे एक एग्जाम्पल हमें दिखता है, सुष्मिता का दिखता है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, जब आप फिलर कराना शुरू करते हैं तो वो फिलर ना बिल्डअप होता जाता है, और थोड़ा भी सैग होता है, आप फिर जाते हो, फिर कराते हो। तो इसमें इंजेक्टर का डिसीजन, सी आई ऑलवेज बिलीव लेस इज मोर इन दीज प्रोसीजर। ओके। जितना कम करेंगे, जितना कंजर्वेटिव रहेंगे, उतना नेचुरल दिखेगा, उतना एक सटल रिजल्ट चाहिए हमें, फीचर्स नहीं बदलने हैं किसी के। कई बार होता है पैल्सी का पेशेंट आ रहा है, उसका फेस टेढ़ा हो गया, एक्सीडेंटल कोई केस आ रहा है, तब हमें ऑब्वियसली उसको रिजल्ट देना है, तो थोड़ा फिलिंग ज़्यादा करनी है, या जो उसका फेस डिमांड कर रहा है। बट यूजली इट शुड बी वेरी सटल। कोई देख के ना बोले हाँ तुमने कुछ कराया है, हाँ कोई देख के ये कमेंट आना चाहिए, यू लुक गुड, यू लुक बेटर, राइट। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि आपके एक्सप्रेशंस चले जाते हैं? नहीं, वही होता है ना, अगर ओवरडू कर देंगे तो मसल सारी फ्रीज हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन चले जाएंगे। तो एक्टर्स के साथ तो मेरे पास कुछ एक्टर्स आए हैं, एंड वी हैव टू बी वेरी सटल विद देम कि उनके एक्सप्रेशन लॉस नहीं होना चाहिए। भाई वो हंस रहे हैं तो एक एक्सप्रेशन है, रो रहे हैं तो एक एक्सप्रेशन है, सो सही बात है। लेकिन ये तो उनका करियर खत्म है। ये तो हम लोग देख भी रहे हैं, कई सारे ऐसे आ गए हैं एक्टर्स जिनके पास एक्सप्रेशन ही नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि वो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उनका फेस एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बात पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। कई बार हमारे पास डिस्मोर्फोबिक पेशेंट्स आते हैं, they have already good lips, good features, they want to fill their lips more, सर और करना है मुझे। और सो इसमें ना डॉक्टर की भी ड्यूटी है, you have to tell them when you have to say no, it's very important, right। तो अभी मैं 3 दिन पुरानी बात बता रहा था, जैसे यंग गर्ल कनाडा रहती हैं, वहाँ पढ़ रही हैं, she belongs to Delhi, तो लिप फिलर कनाडा में कराया उन्होंने, एंड शी वॉज हेयर इन इंडिया, तो यहाँ थोड़ा चीपर होता है, उनको लगता है चलो आए हैं तो ये भी करा लें, एंड अच्छे खासे लिप्स हैं। शी वॉज बिहाइंड मी, नहीं सर मुझे करना है, आई सेड नो आई विल नॉट डू इट, यू डोंट नीड इट। सो मुझे पता है वो मैंने मना कर दिया, वो कहीं ना कहीं जाके करा लेंगे इंडिया में, दिल्ली में जब तक हैं। तो वहीं पे एक डॉक्टर का फर्ज है कि यू हैव टू टेल देम नो, यू विल बी अ बैड एग्जाम्पल फॉर मी। आप अगर 4 लोगों को बोलोगे मैंने डॉक्टर कालरा से कराया, तो मेरी बदनामी होगी, मैं नहीं करूँगा, राइट। सो वो नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कई बार इन एक्टर्स को, मुझे नहीं लगता इनके डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं होंगे, ऑब्वियसली वो तो बेस्ट जगह से करा रहे होंगे, बट जो बड़े एक्टर्स हैं जिनका ख़राब हुआ है, शायद ये ओवर डिमांडिंग है,
और शायद उस स्ट्रेस में डॉक्टर नहीं मना कर पाते कि भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, कैसे उनको Right. मना करें. सो मुझे लगता है ये एक रीज़न हो सकता है. अच्छा, इसके अलावा एक तो हमने देखा कि एक्सप्रेशन आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं इसके? यस, अगर जैसे लोअर फेस पे बोटॉक्स बहुत ट्रिकी होता है, आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है ना, आपके लाफ जब आप हंस रहे हैं तो स्माइल टेढ़ी हो सकती है. तो परमानेंट बोटॉक्स का साइड इफेक्ट नहीं होता. बोटॉक्स की अच्छी और बुरी दोनों बात यही है कि इसके रिजल्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, 5-6 मंथ्स रहते हैं. और ऑब्वियसली जो साइड इफेक्ट भी होगा, अगर कुछ गलत हुआ भी है, वो 5-6 मंथ्स में रिवर्ट हो जाएगा. ओके. राइट. फिलर्स ऑन दी अदर हैंड, फिलर्स अगर ओवरडू हो गया है, फिलर को आप टाइम पे, एक इंजेक्शन होता है हाइलेस, उससे फिलर को डिसॉल्व कर सकते हैं. लेकिन बोटॉक्स का कुछ एंटीडोट ऐसा नहीं है कि एक दूसरा इंजेक्शन देके उसका इफेक्ट को ख़त्म करें, वो नहीं हो सकता. और ये लाइफ लॉन्ग रहता है इफेक्ट? फिलर का रिजल्ट यूजुअली 1 से 1.5 साल तक रहता है. बोटॉक्स का रिजल्ट 5-6 महीने रहता है. ओके. एंटी रिंकल्स क्रीम बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती हैं. तो ये एंटी रिंकल क्रीम कैसे काम करती है और क्या इससे एक्चुअली रिंकल्स जाते हैं? देखिए, एंटी रिंकल क्रीम्स में यूजुअली ज़्यादातर रेटिनॉल होता है, पेप्टाइड्स होते हैं और मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं. ओके. तो रेटिनॉल हमारा सेल टर्नओवर टाइम बढ़ा देता है, तो आपकी स्किन थोड़ी एक्सफोलिएट करने लगती है, तो उससे थोड़े फाइन लाइंस और थोड़ा सा स्किन टाइटनिंग इफेक्ट आता है. बट इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है. मेरे पास बहुत से लोग, स्पेशली आई वुड से 50s में और 40s में, इवन 60s में आते हैं एंड ये सोशल मीडिया रील्स देख के आते हैं और आई हैव सीन देम लैंडिंग इन ट्रबल. चेहरा जला के आते हैं. प्रॉब्लम सर, सुबह मैं विटामिन सी लगाती हूँ, फिर मैं हेलुरोनिक एसिड लगाती हूँ, फिर मैं इवनिंग में कोजिक एसिड सीरम लगाती हूँ, रात में मैं रेटिनॉल लगाती हूँ. सो इतना ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हैं, इतना कुछ लगा रहे हैं कि स्किन जवाब दे जाती है, उसका बैरियर पूरा ख़त्म हो जाता है. सो उनको काउंसल करना, ट्रैक पे लाना कई बार ही बड़ा मुश्किल होता है. सेकेंडली, एंटी एजिंग सिरम्स वगैरह एक हद तक काम करते हैं. ये एजिंग को रिवर्स इतना नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट हाँ, ये एज डिलेइंग कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन हॉल्ट कर सकते हैं. ओके. हॉल्ट भी नहीं, मतलब स्लो कर सकते हैं कि जो एजिंग 5 साल में होनी है वो 10 साल में होगी, अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं. और इसके साथ में सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एंटी रिंकल क्रीम कौन सी अच्छी है इसके लिए? कोई साइंटिफिकली इसमें प्रूवन चीज़ें होती हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें क्या चीज़ होना चाहिए? देखिए, इसमें भी ना, अब आप अगर एंटी रिंकल क्रीम मान लो, अब रेटिनॉल मैंने बोल दिया यहाँ पे, अब मुझे पता है पॉडकास्ट देख के लोग रेटिनॉल क्रीम्स भी खरीद सकते हैं, बट आपको ये देखना कौन सा खरीदना है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, ये आजकल इतने ज़्यादा मतलब OTC ब्रांड्स हैं जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के थ्रू नहीं आते, कोई गाइडलाइन उसको कंट्रोल नहीं कर रही है. सो ब्रांड्स भी 2 तरीके के होते हैं. ओवर दी काउंटर होते हैं, मतलब यू कैन हैव योर ओन सैयद सीरम एंड यू कैन सेल इट ऑनलाइन एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू. और एक होता है जो फार्मास्यूटिकल के थ्रू जिसके ट्रायल्स हो रहे हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं. तो उनको फिर उस तरीके से जब पेपर पब्लिश होते हैं उसके, तब वो बाहर आते हैं मार्केट में और डॉक्टर्स लिखना शुरू करते हैं. फिर वो बात अलग है, फेमस हो जाते हैं तो फिर सभी लोग खुद खरीद के लगाने लगते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है आप क्या लगा रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन कई बार बहुत लोकल टाइप के ब्रांड्स हैं जो बहुत फेमस हो गए हैं आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, और लोग चेहरा ख़राब करके आते हैं. और उनका तो कहना नहीं सर आपने ही तो बोला था रेटिनॉल लगा सकते हैं, तो मैंने तो रेटिनॉल ही लगाया है. तो इसका एग्जाम्पल मैं अक्सर यूँ देता हूँ कि मैं अगर आपसे पूछूँ डाइट में नॉनवेज या चिकन अच्छी चीज़ है, अगर हम वो एक धार्मिक धारणा और चलो ह्यूमन वाला पॉइंट हटा दें, तो डेफिनेटली चिकन एक अच्छी चीज़ है आपकी सेहत के लिए. क्या बटर चिकन अच्छी चीज़ है? नहीं है ना. तो प्रॉब्लम है बटर, प्रॉब्लम इज नॉट चिकन. सो प्रॉब्लम रेटिनॉल नहीं है, प्रॉब्लम है वो कैसे कंसंट्रेट किया जा रहा है, किस लैब में बन रहा है, उसका व्हीकल क्या है, वो कैसे पेनिट्रेट हो रहा है. इसीलिए ये ब्रांड्स 500 रुपये से लेकर 5000 तक के सिरम्स आते हैं, इनफैक्ट और भी महंगे आते हैं. और ऐसा जरूरी है कि अगर कोई ब्रांड बहुत महंगा बेच रहा है तो इसका मतलब ये है ऐसा जरूरी नहीं है. देखो, ब्रांडिंग तो ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू अपनी वो खाते ही हैं. अब ऑब्वियसली कई बार बाटा का जूता भी एडिडास के जूते से अच्छा निकलता है, बट हाँ, एक प्रॉपर उसमें जो उसकी साइंस है वो होनी चाहिए. अगर वो मिसिंग है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. तो उसका व्हीकल, उसका जो उसको पेनिट्रेट करा रहा है स्किन की डीप लेयर में, वो सही है या नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है. ये माइक्रो नीडलिंग क्या होती है? माइक्रो नीडलिंग बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं. ये 4-5 किस्म की डिवाइसेस हैं. सबसे पुरानी डिवाइस इसमें डर्मा रोलर आया था एक. ओके.
तो रोलर टाइप का होता है, उसमें छोटे छोटे नीडल्स होते हैं जो कि 0.25 से लेकर 2.53 mm तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका फंडा क्या है, इसका लॉजिक क्या है? देखिए, कोलाजन एक काफ़ी कॉमन वर्ड है आजकल और काफ़ी लोग कोलाजन खाना भी चाह रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली कोलाजन हमारे स्किन में एक मॉलिक्यूल है जो कि स्किन की हीलिंग में हेल्प करता है। ओके। और जब भी हमें चोट लगती है कोलाजन बनता है। कोलाजन होता कहाँ है? ये डर्मिस लेयर में होता है, करीब 1 से 1.5 मिलीमीटर नीचे होता है। और हमें जब भी चोट लगती है तो स्किन हील करने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं कोलाजन रीमॉडलिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप गिर गए, आपका घुटना छिल गया, आप देखेंगे 2-3 महीने में खुद स्किन आ जाती है। तो हमें स्किन को अगर कोलाजन बूस्टिंग देनी है तो हमें इसको इंजरी देनी है, हमें चोट पहुंचानी है। अच्छा। अब इंजरी देने का सबसे बेसिक प्रोसीजर माइक्रो नीडलिंग है, इससे बेटर प्रोसीजर्स भी हैं आजकल। तो इसमें डर्मा रोलर का इजाद हुआ, फिर डर्मा पेन आ गया। डर्मा रोलर बेसिकली यू हैव टू थ्रो दैट, वो उसको आप फिर से स्टराइल करके यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर वन टाइम यूज़ करा तो एक थोड़ा सा उसका कॉस्ट भी था, वो भी था। तो डर्मा पेन आ गया, उसमें इसके एक तरीके से डिस्पोजेबल नीडल्स लग जाते हैं, वो आपने एक पेशेंट पे यूज़ करा, फेंक दिया, फिर अगला दूसरे पे यूज़ करा। तो बेसिकली उसका भी वही लॉजिक है, इसमें एक ही डर्मा पेन से आप अलग अलग डेप्थ पे जा सकते हैं। फिर हुआ कुछ डिवाइसेस आ गई कि माइक्रो नीडलिंग तो होगा ही, साथ में रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी भी होगी, तो उसको बोलते हैं MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी हीट एनर्जी होती है जो कि और कोलेजन स्टिमुलेशन देती है। तो नीडल्स तो गई और नीडल्स में थोड़ी हीट भी जा रही है, तो उससे और कोलेजन स्टिमुलेशन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा फेस टाइटनिंग, माइल्ड आई वुड से रिजुविनेशन, माइल्ड रिंकल करेक्शन एंड स्कार्स, मेनली एक्ने स्कार्स में इसका ज़्यादा यूज़ है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट ये माइक्रो नीडलिंग, इस पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये होम यूज़ के लिए नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप राइट डेप्थ पे नहीं जा रहे हो तो आप कोलाजन इंड्यूस ही नहीं कर पाओगे। इट इज़ जस्ट लाइक आई एम स्लैपिंग यू 10 टाइम्स, तो वो भी एक इंजरी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप सही डेप्थ पे नहीं जा रहे हो, इट इज़ यूजलेस। तो कई बार मैंने देखा है लोग घर पे यूज़ कर रहे हैं, 0.5 mm का लेके उसी को फिर साइड में रख दिया, एक हफ्ते बाद फिर उसी को निकाल के, उसके अंदर अगर ब्लड लगा है तो ब्लड इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर बैक्टीरिया एंड फंगस एंड ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। तो आप उसको फिर से यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोसीजर्स एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक पे ही होने चाहिए। बहुत सारे कई तरह के रोलर्स आ गए हैं आजकल के जो लोग घर पे यूज़ करते हैं, जिसमें कि आप इसका भी जिक्र कर रहे हैं। और नॉर्मली आजकल रोलर्स जो आते हैं, गुआशा वगैरह, हाँ, तो वो क्या है? ये फेस योगा का एक पार्ट माने जाते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है स्किन, बट दे डोंट वर्क। मतलब आई वुड रेट इट लाइक, अगर मैं एक डर्मा रोलर को 7 out of 10 दूंगा या 8 out of 10 दूंगा, इसको मैं 3 out of 10 दूंगा। अच्छा, ठीक है। अभी हमने बहुत देर तक बोटॉक्स पर और फिलर्स पर बात करी, तो किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल भी? क्या ऐसी चीज़ें हैं उनके पास? देखिए, पहला तो अवॉइड उनको करना चाहिए जिनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, बोटॉक्स की अगर बात करें, अगर किसी को कोई फेशियल पैल्सी है या किसी को कोई अगर कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, उसमें अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इन दोनों प्रोसीजर्स का। कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है अगर आपको, है ना, तो अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स टोटली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टर्म्स आते हैं, माइक्रोडर्माब्रेजन और डर्मा प्लानिंग। हाँ, ये दोनों चीज़ें क्या है? प्लानिंग दोनों बहुत अलग है। देखिए, डर्मा प्लानिंग क्या है, एक तरीके से आप एक स्टेराइल ब्लेड से ना स्किन की जो बिल्कुल थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। तो आप उसको एक तरीके से छील रहे हैं और साथ में हेयर भी हट रहा है ना। तो मतलब अगर आप उससे कंपेयर करेंगे माइक्रोडर्माब्रेजन से, तो माइक्रोडर्माब्रेजन ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक तरीके से थोड़ा घिस रहा है स्किन को, तो उसमें थोड़ा इन्फ्लेमेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत रिजुविनेशन होता है। एक डिवाइस होती है, उसमें माइक्रोडर्माब्रेडर होता है, उसको आप यूज़ करते हैं। डर्मा प्लानिंग मेनली लोग कराते हैं थोड़ा डेड सेल रिमूवल के लिए स्किन में। ओके। और यूजली ये सैलून में ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स कम करते हैं। एंड एज अ मोर बेटर शेविंग मेथड आप बोल सकते हो, अगर एक शेविंग से कंपेयर करोगे तो थोड़ा उससे बेटर है। बट माइक्रोडर्माब्रेजन एक ब्यूटी पार्लर प्रोसीजर नहीं है,
ये डॉक्टर क्लिनिक पे होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे फीमेल्स आजकल रेज़र भी इस्तेमाल करती हैं अपने हेयर रिमूव करने के लिए, तो क्या वो सही है? और वो रेज़र्स क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल रेज़र्स होते हैं और जो आजकल बोला देखिए, जा रहा है स्पेसिफिकली हेयर रिमूव रेजर करने के ऑन द लिए? फेस को लेके फीमेल्स को बहुत डूबियस रहती हैं कि सर फेस हार्ड, हेयर हार्ड तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। फेस रेजर्स या नॉर्मल रेजर्स भी हैं, दे आर सेफ टू यूज। अगर आपके कोर्स हेयर हैं, थिक हेयर हैं, बहुत हार्ड हेयर ऑलरेडी हैं, देन यू शुड थिंक ऑफ गोइंग फॉर लेजर हेयर रिडक्शन। अच्छा। कि जो लेजर होता है हेयर के लिए, कि बाल धीरे धीरे कम हो जाते हैं, उससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, बाल आने का गैप बढ़ जाता है। सपोज आप फेशियल वैक्स कर रहे हैं तो हर महीने करानी पड़ रही है या 15 दिन में, लेज़र उसका गैप बढ़ा देता है, प्लस बालों को सॉफ्ट कर देता है, प्लस जो बाल है ख़त्म भी होने लगते हैं। ऑलमोस्ट फेस पे हम लोग बोलते हैं 60% तक हेयर रिडक्शन हो जाता है, 40% जो रह जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बट अगर ऑलरेडी सॉफ्ट हेयर है तो चैलेंज होता है उन सॉफ्ट हेयर को कैसे हटाएं। तो कई लोग ब्लीच करते हैं, ब्लीच के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कई लोग वैक्स करते हैं, वैक्स इज़ अ बिग 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 नो। तो अक्सर मैं बोलता हूँ अगर बहुत फाइन हेयर हैं, ब्लीच से नहीं काम चल रहा, तो आप शेव कर लो, इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सो नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू लेज़र इज़ अ रेजर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके। और शेव करने का सही प्रोसीजर क्या होता है? क्या डायरेक्टली इट ब्लेड शुड यूज़ बी करें या कोई क्रीम यूज़ करें? हाँ, थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर के साथ आप कर सकते हैं फॉर फीमेल्स। एंड इट शुड बी अलोंग द हेयर लाइन। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करते हैं तो इनग्रोन हेयर वगैरह आने का चांस ज़्यादा रहता है, और कट्स का और इन्फेक्शंस का चांस ज़्यादा होता है। ओके। ये पीआरपी क्या चीज़ होती है स्किन और हेयर के लिए, और क्या ये सही तरीका है या फिर नहीं है इसके बारे में? देखिए, पीआरपी बेसिकली हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनमें बहुत से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो एक ये तरीका है, ये शुरू हुआ था फेस के लिए बाय द नेम ऑफ वेम्पायर फेशियल। तो बड़ा Okay. इंटरेस्टिंग सा नाम है, वेम्पायर फेशियल। तो ये किम कार्दाशियां जो स्टार है उससे यूज़ में आया, फिर हॉलीवुड में आया, फिर धीरे धीरे इंडिया में। तो पिछले आई वुड से 20 ईयर्स से तो डमैट्स कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो पीआरपी में आप ही के प्लेटलेट्स, आपका ब्लड लिया जाता है, उसके एक सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, और उसमें से करीब 15-16 ml ब्लड लेना होता है, 15 से 20 ml, और उसमें से हम लोग प्लेटलेट्स प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं। Okay. तो वो एक लैब प्रोसीजर है, उसका 2-3 स्टेप्स होते हैं। फिर उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं, बिकॉज प्लेटलेट्स में बहुत से ग्रोथ फैक्टर्स हैं। Okay. वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है। ये सारे फिर से कोलेजन बूस्टिंग, वेसोडाइलेटेशन, ना, ये बहुत चीज़ों में काम करते हैं। तो फेस के लिए तो मेनली ये आप बोल सकते हो रीजुविनेशन, माइल्ड एंटी एजिंग इफेक्ट, थोड़ा पिगमेंट में भी हेल्प करता है, और एक ग्लो देता है। और स्कैल्प के लिए हेयर ग्रोथ देता है, बिकॉज वेसोडाइलेटेशन होता है, तो ये जो बाल थिन हो रहे हैं उनको थोड़ा थिक कर देता है, थोड़े मोटे होने लगते हैं बाल, तो आपको एक डेंसिटी का एहसास आता है। ओके। राइट। तो अभी इसका भी एक डिफरेंट वर्जन आ गया मार्केट में, जिसको जीएफसी बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। उसमें कुछ स्पेशलाइज किट्स हैं जो पीआरपी को भी ब्रेक करके ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर देते हैं हम लोग। ओके। तो इन ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट करते हैं, तो एक तरीके से आप एक्टिवेटेड पीआरपी इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंजेक्ट जो करते हैं आप, वो अफेक्टेड एरिया में ही करते हैं? हाँ, जैसे अगर मान लीजिए फेस के लिए कर रहे हैं तो उसको इंजेक्ट भी करते हैं, प्लस माइक्रो नीडलिंग के साथ भी करते हैं, जो माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर, डर्मा पेन हमने बात करी थी। तो इसको आप बेसिकली रिजुविनेशन के लिए कर सकते हैं, इसको एक्ने स्कार्स के लिए कर सकते हैं। रिंकल्स पे थोड़ा बहुत काम करता है अगर आप बार बार सेशंस ले रहे हैं, तो नॉट एज मैजिकल एज फिलर्स और बोटॉक्स। हेयर के लिए ये हेयर ग्रोथ में थोड़ा हेल्प करता है, थोड़ा स्टिमुलेशन देता है। इट इज जस्ट लाइक सपोज आपके घर में लॉन है, आप पानी दे रहे हैं, साथ में खाद दे रहे हैं, तो ये थोड़ा खाद का काम करता है, तो थोड़े बाल बेटर होने लगते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गेम चेंजर कि कोई बॉल्ड है तो उसके बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट जिनकी थिनिंग हो रही है उनके लिए अच्छा है। एक सवाल जो मेरे ख्याल से जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको यहाँ पर समझना है कि ये सेलिब्रिटीज अपने स्किन केयर रूटीन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करते हैं? देखिए, कोई एक चीज़ नहीं है, देयर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट इफेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली जो होम रेजीम है वो तो चल ही रही है, जो घर पे कर रहे हैं वो लोग, आई एम श्योर एक अच्छा क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एक आध नाइट सीरम, डिपेंडिंग क्या नीड है फेस की। एंड साइमल्टेनियसली कुछ माइल्डर प्रोसीजर्स, जैसे हमने माइक्रो नीडलिंग की बात करी, या हमने पीआरपी की बात करी, या कुछ मेडिफेशियल्स हैं आजकल, है ना, हाइड्रा फेशियल है, ऑक्सीजनियो है, आईवी ड्रिप्स की हमने बात करी। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ये तो रेगुलरली मुझे लगता है वो लेते हैं, और काफ़ी लोग, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, बहुत लोग लेते हैं।
प्लस जो फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड वो भी लिए जाते हैं। तो सी दीज थिंग्स, किसी भी चीज़ की अति गलत होती है ऑफ कोर्स, है ना। तो ये चीज़ें गलत नहीं है अगर सही तरीके से करी जा रही हैं। ओके, इसमें आपकी सलाह ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है मेरे ख्याल से। लोग अपने आप से जो कर लेते हैं एग्जैक्टली। या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है उसको देख के कर लेते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है आई गेस। आप ये भी देखिए, ये बहुत सारे सैलून्स आजकल हैं, वहाँ पर वो अपने अपने ट्रीटमेंट बता देते हैं कि ये फेशियल ले लीजिए, गोल्ड फेशियल ले लीजिए, ये फेशियल ले लीजिए। तो मैं दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए बात करना चाहूँगा, ये वीकली फेशियल्स एक्चुअली क्या काम करते हैं आपके फेस पे? देखिए, फेशियल्स बेसिकली एक वो भी स्किन का सेल टर्नओवर टाइम ही बढ़ा रहे हैं। थोड़ी मसाजेस वगैरह रहती हैं, थोड़ा एक फील गुड फैक्टर भी आता है, बट ऑब्वियसली वीकली आई वुड नॉट रिकमेंड। एक क्लीन अप के लिए या थोड़ा सा डेड सेल रिमूवल के लिए आप फेशियल लेना चाहते हो तो इट इज़ गुड, बट ऐसा बहुत ज़रूरी भी नहीं है। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है, आपको रोजेशिया है, तो ऑब्वियसली फेशियल आपको सूट नहीं करेगा। आप ब्रेकआउट कर रहे हो, एक्ने है, तो फेशियल सूट नहीं करेगा। एक नॉर्मल स्किन है, आपको एक क्लीनअप चाहिए, ठीक है, आप करा भी सकते हो, बट आई वुड से फिर से आपको वही देखना है, एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। एंड आजकल कहीं ना कहीं ये कल्चर एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में शिफ्ट होता जा रहा है जब से मेडिफेशियल्स आ गए हैं। तो मेडिफेशियल्स थोड़े नॉर्मल फेशियल से अलग होते हैं, ये मशीन बेस्ड होते हैं, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ हैंड मसाजेस एंड क्रीम्स एंड यू नो दैट स्टीमर एंड ऑल दोज थिंग्स, इसमें कुछ सेरम्स इन्फ्यूज करे जाते हैं कुछ मशीन्स के थ्रू। जैसे हाइड्रा फेशियल एक काफ़ी पॉपुलर फेशियल है, इसका एक हैंड प्रोब है जो कि सक्शन क्रिएट करता है और उसमें वाटर के थ्रू कुछ सेरम्स इम्प्रेगनेट किए जाते हैं, साथ में कुछ टाइटनिंग हैंडल्स यूज़ करे जाते हैं। तो ऐसे बहुत से फेशियल्स हैं। तो आपको ये भी मैं बात कैमरे में देख के बोलना चाहूँगा, आजकल बहुत से सलोन्स भी ये मेडिफेशियल्स ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रीटमेंट्स लाइक PRP, ट्रीटमेंट्स लाइक बोटॉक्स, फिलर्स। तो नाउ द ओनस इज ऑन द पब्लिक, आपको कहाँ जाना है ये आपको देखना है। यू हैव टू गो टू द राइट पीपल। सो डेफिनेटली जितना रिसर्च आप इस चीज़ करने में आप ये देखते हैं कि मुझे कौन सा प्रोसीजर कराना चाहिए, उतना रिसर्च ये भी करें मुझे कहाँ कराना चाहिए। सो डेफिनेटली ये डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में होने चाहिए। यू हैव टू सर्च फॉर द डॉक्टर्स बैकग्राउंड, उनकी डिग्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज़ अ इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेंडोलॉजिस्ट एंड लेप्रोसी, जो IADVL हम लोग बोलते हैं। सो डू चेक कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट IADVL से रजिस्टर्ड है या नहीं, बिकॉज आजकल बहुत लोग अपने आगे डर्मेटोलॉजिस्ट भी लगाने लगे हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है नहीं, बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है कि एवरीबडी वांट्स टू पेनिट्रेट। सैलून में भी बैठ रहे हैं आजकल। अरे बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो ये आपको देखना है आप कहाँ जा रहे हैं। राइट। तो आजकल जो ये चला है कि स्क्रब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं, उसमें ग्रैन्युल्स होते हैं, वो आपको लगता है कि आपके स्किन को एक्चुअली क्लीन कर रहे हैं, तो क्या वो एक्चुअली क्लीन कर रहे हैं? देखिए, स्क्रबिंग एक्शन वंस अगेन वो माइक्रोडर्माब्रेशन वाली बात है आपकी, लेकिन उन स्क्रब्स में कई बारी इरिटेंट्स भी होते हैं जो कि आपको उल्टा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करा सकते हैं या उसको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करा सकते हैं। सेकेंडली, ओवर एक्सफोलिएशन भी हार्मफुल है। तो ऑब्वियसली नो स्क्रब इज़ अलाइक, एंड बीइंग अ डॉक्टर हम लोग स्क्रब बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बिकॉज आप स्किन के बैरियर को ख़राब कर रहे हो। तो आपका जो हार्मफुल चीज़ें इन्वायरमेंट में उनका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। और अगर फिर भी आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी एसेंशियल, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है लोग स्क्रब करके ऐसे ही छोड़ देते हैं ड्राई स्किन पे, फिर अपना बाइक लेके घूमने निकल गए विदाउट सनस्क्रीन, विदाउट मॉइस्चराइजर, उल्टा पिगमेंटेशन हो जाता है। बिकॉज कई बारी ओवर स्क्रबिंग से ना माइक्रो एब्रेशंस हो जाते हैं स्किन में, तो वो अगर हील नहीं हो पाते तो दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को एक्ने का इशू रहता है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये, और ये बहुत यंग एज से शुरू भी हो जाता है, और कई अलग अलग फेजेस में आपको ये एक्ने परेशान करते ही रहते हैं। तो इसका होने का रीज़न समझना चाहेंगे आपसे, और इसको कैसे अगर आपको ठीक रखना है क्या करना चाहिए? देखिए, एक्ने आई वुड से इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन फॉर अ डर्मेटोलॉजिस्ट इन डेली प्रैक्टिस, एंड और पूरे वर्ल्ड में फ्रैंकली। एक्ने है क्या? इट इज़ बेसिकली अ कंडीशन ऑफ हाइपर एक्टिव सिबेशियस ग्लैंड्स। तो हमारे स्किन में कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन को सीबम प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्किन की इंटेग्रिटी थोड़ी बनी रहे। तो अब कुछ लोगों के ऑयल ग्लैंड थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स कैरी लॉट ऑफ बैक्टीरियाज ऑन द स्किन जो रहते हैं, वो हमें तंग नहीं करते, उनको कमेंसल बैक्टीरियाज बोला जाता है। तो इज वन सच बैक्टीरिया कॉल्ड एज क्यूटीबैक्टीरियम एक्नीस, इसके नाम पे एक्ने बीमारी का नाम है। ये हमारे ऑयल ग्लैंड्स में रहता है। अब मेरे अंदर भी ऑयल ग्लैंड है और जिसको एक्ने है उसके अंदर भी है, बट मेरा ऑयल ग्लैंड ऑप्टिमम ऑयल सिक्रीट कर रहा है, तो बैक्टीरिया फ्लरिश नहीं कर पाता, वो पनप नहीं पाता। बट अगर ये ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है तो वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है,
फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन होने लगता है, फिर पोर्स क्लॉग होने लगते हैं, जिसको हम एक्ने के फॉर्म में देखते हैं। नो, इसकी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ग्रेड 2 थोड़े रेड रेड दाने, ग्रेड 3 में पस होने लगता है। एक और बैक्टीरिया है स्टेफ ऑरियस, वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेता है कि चलो इन्फेक्शन हम भी करते हैं, तो ग्रेड 3 बन जाता है, पस्ट्यूल्स हो जाते हैं। ग्रेड 4 में कई बार बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स मिल के एक क्लस्टर बना देते हैं, जिसको हम सिस्टिक एक्ने बोलते हैं, सिस्ट बन जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ट्रीटमेंट ग्रेडिंग के हिसाब से होता है कि किस ग्रेड में पेशेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को ग्रेड 1 है तो उसको हम ग्रेड 4 वाला ट्रीटमेंट देंगे, इसीलिए सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी समझ ही रहे हैं इस चीज़ को। 5-6 थ्योरीज हैं, 5-6 रीजंस हैं, 5-6 ट्रिगर्स हैं आई वुड से। नंबर 1, जेनेटिक टेंडेंसी ऑफ हैविंग एक्ने। अगर मदर या फादर को यंग एज में था तो अक्सर हमारे देश में लोग कह देते हैं कि बेटा तुम्हारा खून बड़ा गर्म है, खून बड़ा गंदा है, इम्प्योर ब्लड है, साफ़ी पी लो, ये ब्लड प्यूरिफायर्स पी लो। देखिए, गंदा गर्म नहीं है, बेसिकली हमारे अंदर एंड्रोजेंस होते हैं, जो कि एक हार्मोन है जो ऑयल सिक्रीशन को बढ़ाता है, उसका नेचर है। कुछ लोगों को एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी ऑयल ग्लैंड के लिए ज़्यादा होती है, तो वो ऑयल ग्लैंड ज़्यादा होने लगते हैं। और सेकेंड रीज़न वेरी कॉमन आई वुड से इज़ कॉस्मेटिक एक्ने। इंडिया की अगर फिगर देखें, एक्ने की टेंडेंसी की बात करें, 50% लोगों को इंडिया में एक्ने की टेंडेंसी है। मतलब आप मान के चलिए 70 करोड़ लोगों को टेंडेंसी है एक्ने की। अब वो अगर कुछ गलत लगा रहे हैं, है ना, या आप ये बोल सकते हो कि अगर एक गलत मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं तो वो भी पोर्स को क्लॉग कर सकता है, उससे भी एक्ने हो सकता है। तो अगर आपको टेंडेंसी है, अगर आपको कभी एक आध पिंपल भी आता है, थोड़ा टी जोन ऑयली रहता है, तो आपको ध्यान रखना है नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने, और बेटर रहता है डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेके आप वो चीज़ें लिखवा सकते हैं कि क्या आपको सूट करेगा। तो कई बार हमने देखा है लोग अपने आप सीरम्स लगा रहे हैं, कोई विटामिन सी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, और एक्ने ब्रेकआउट हो रहा है। तो कई बार काफ़ी यंग गर्ल्स आती हैं, ब्राइड्स आती हैं जिनकी शादी है, अब वो बड़ा कंफ्यूज रहती है, सर फेशियल कराऊँ ना कराऊँ, कहीं एक्ने। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको टेंडेंसी है, अब घर में भाभी फेशियल करा रही है, आप नहीं करा सकते, आपको एक्ने आ सकता है। सो यू हैव टू फॉर अ वुमन समटाइम्स वेरी हार्ड टू इम्बाइब। थर्ड, स्ट्रेस भी कॉर्टिसोल सिक्रीशन बढ़ाता है। कॉर्टिसोल आपके एंड्रोजेंस बढ़ाता है और उसकी वजह से फिर एक्ने होता है ट्रिगर, तो स्ट्रेस भी एक रीज़न है। फोर्थ, डाइट, ऑयली जंक फूड बहुत कॉमन है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मिल्क बहुत बड़ा रीज़न है, इसको बढ़ाता है एक्ने को। फिफ्थ, हार्मोन्स, अगर कोई फीमेल है, पीसीओडी है, पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है, वो एक्ने को बढ़ाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स है आजकल, काफ़ी कुछ मैं बोलूँगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, और स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, आप स्वेट को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो तो कई बार बैक एक्ने और ये सब होने लगता है। तो रीजंस, ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इट्स अ कंडीशन विच हैज़ टू बी होलिस्टिकली मैनेज्ड। इसका रिलेशन स्किन टाइप से भी होता है कि ऑयली स्किन पे ज़्यादा होने लगेंगे, ऐसा कुछ है? यस, ऑयली स्किन पे ज़्यादा होता है, ड्राई स्किन पे एक्ने कम होता है, बिकॉज ऑयल ग्लैंड्स उनमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और एक्ने एक वक्त ठीक होने के बाद, अगर मान लीजिए घर पे ट्रीटमेंट कर लिया, आप डर्मेट के पास नहीं गए, उसके बाद कुछ वो निशान छोड़ जाते हैं, वो परमानेंटली रहने वाले हैं या फिर अपने धीमे धीमे जाते हैं वक्त के साथ? तो देखिए, 2 तरीके के निशान होते हैं। एक होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। जब भी हमें चोट लगती है या कहीं एक्ने हुआ, बर्न हुआ, कोई मच्छर भी काटा, या आपने बहुत कस के खुजला दिया अपने आप को, तो जब स्किन हील होती है तो बहुत सारा मेलानिन वहाँ पे आता है, तो वो उस वजह से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कर देता है। तो एक तो मार्क्स होते हैं जो ब्राउन कलर के या कई बार ब्लैक कलर के या रेड कलर के। एक होता है जो पिट्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, जिनको एक्ने स्कार्स हम लोग बोलते हैं। तो मार्क्स तो फिर भी आजकल क्रीम्स भी हैं, सेरम्स भी हैं, कुछ प्रोसीजर्स भी हैं उसके लिए, केमिकल पीलिंग है, एक क्यू स्विच लेज़र है, तो मार्क्स को तो हम लाइट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 100% आई कैन से। स्कारिंग जो है, अगर गड्ढे हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिकॉज कई बारी बच्चे आते हैं एक्ने लेके, वो दबा देते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं। स्कार्स ख़त्म नहीं हो सकते 100%। स्कार्स को लाइट करने के लिए प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए वंस अगेन माइक्रो नीडलिंग है, जैसे हमने पहले बात करी, एक फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है, माइक्रो नीडलिंग RF है, फेस PRP है, ये सब स्कार्स पे काम करते हैं क्योंकि ये कोलाजन बूस्ट करते हैं। फिलर्स भी कर सकते हैं स्कार्स पे, बूस्टर्स कर सकते हैं, बट स्कार्स को ज़ीरो नहीं कर सकते आप, लेकिन स्कार्स को 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब यंग बच्चे आते हैं तो मैं अक्सर बोलता हूँ बेटा इसको दबाना नहीं, बिकॉज हमें स्कार्स नहीं चाहिए। वंस यू लैंड इन स्कारिंग, इट कैन नॉट बी रिवर्स 100%। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर किसी को
अपने हेयर रिमूव कराने हैं बॉडी से और स्किन को डैमेज नहीं करना है, तो सही तरीका क्या है? वैक्सिंग क्या सही तरीका है? नहीं, वैक्सिंग से बेटर तो लेज़र है हम्म, ना, बिकॉज वैक्सिंग ऑफ कोर्स स्किन को डैमेज करता है, एपिडर्मस को डिसरप्ट करता है, तो आपको इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं, इनग्रोन हेयर के चांस बढ़ जाते हैं, कई बारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। हमने पोस्ट वैक्स फॉलिकुलाइटिस बहुत कॉमनली देखा है, स्पेशली मैंने ब्राइड्स में बहुत देखा है। जब शादी होती है तो आज तक फुल बॉडी वैक्सिंग नहीं कराई होती, शादी के पहले पता नहीं इंडिया में क्या ट्रेंड है, एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर अ फुल बॉडी वैक्सिंग, तो कई बारी बैक पे एक्ने हो जाता है ना, तो ये बहुत कॉमन है। तो वैक्सिंग से बेटर इज लेज़र, बट हाँ अगर फाइन हेयर है वंस अगेन तो लेज़र भी बहुत अच्छा काम नहीं करता, आई वुड से शेव कर लो अगर बहुत आपको लगता है तो। तो ये फुल बॉडी पे आप शेव कर सकते हैं, कर मतलब सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लेज़र भी जब हम करते हैं तो पहले शेव करते हैं, फिर लेज़र के शॉट्स देते हैं। अब थोड़े मिथ्स पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई हैं ऑलरेडी इसमें। तो ऐसा क्या है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन मिथ है, ऐसा नहीं है। आप जब फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश के साथ साथ कुछ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं स्किन में, कुछ लिपिड्स होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम में, वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो स्किन ड्राई हो जाएगी और स्किन प्रोन हो जाएगी और एडवर्स इफेक्ट्स के लिए। तो डेफिनेटली मॉइस्चराइज़र चाहिए एक ऑयली स्किन को भी फेस वॉश के बाद, बट वो मॉइस्चराइज़र अलग होना चाहिए एक नॉर्मल स्किन या ड्राई स्किन के कंपैरिजन में। इट शुड बी लाइट, वाटर बेस्ड एंड जेल बेस्ड। ओके। और बहुत सारे लोग आजकल देखा है कि बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, उसमें लगता है कि बेबी के लिए है, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, तो अगर आपकी स्किन पे अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको डैमेज नहीं करेगी, सही है? ऐसा भी नहीं है, देखिए बेबी की स्किन अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, बट आपकी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, मैं बोलूँगा हाँ चलो इट वोंट डू मच हार्म, बट इट वोंट डू एनी गुड ऑल्सो। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ यूज़ कर रहे हैं आप अपने स्किन के लिए, तो वो आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकता है? डेफिनेटली बहुत कॉमन सिनेरियो है, मेरे ऑफिस में रोज़ आते हैं लोग कि मैं 5 सीरम लगा रही हूँ दिन में। पहले वो पता नहीं कहाँ से इंस्टाग्राम में कोरियंस को हम बहुत फॉलो करने लगे हैं और 9 स्टेप स्किन कोरियन केयर रूटीन चल पड़ा है। ओके। ये बीच में सलोन्स वालों ने कुछ कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट्स भी शुरू करे थे और स्किन बहुत ख़राब होके लोग अब आ रहे हैं हमारे पास। देखिए बेसिकली हर स्किन की डिमांड अलग है ना। अगर ऑलरेडी यू आर लकी बॉर्न विद अ गुड स्किन, आपको एक बेसिक केयर चाहिए, एक अच्छा क्लींजर, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन, एक आध नाइट सीरम डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड डिमांड। सपोज अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपके सीरम में थोड़ा डीपिगमेंटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको एजिंग के लिए कुछ चाहिए तो रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स लगा सकते हैं। अगर आपको ड्राई है, हाइड्रेशन के लिए हेलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम लगा सकते हैं। एक्ने है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं चारों लगाऊंगा, मुझे सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्किन को ख़राब करेगा। एंड लेयरिंग का जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए। सो पहले क्लींजर, फिर एक माइल्ड सीरम, फिर मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन, शाम को फिर क्लींजर, फिर एक सीरम, फिर मॉइस्चराइजर, तो इस तरीके का। अच्छा, इसमें भी एक बहुत बड़ा डाउट लोगों के माइंड में रहता है कि सर मैं समर्स में ये लगाती हूँ ठीक रहता है, विंटर्स में मुझे बड़ा ड्राई लगता है इससे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है ना सिटी लाइक दिल्ली। आइडली आपकी 2 रेजिम्स होनी चाहिए जिनकी कॉम्बिनेशन, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आई नेवर ब्रेक आउट, बट आई एम अ लिटिल ऑयली इन समर्स, विंटर्स में आई एम ड्राई। तो मेरे समर का रेजिम अलग है, विंटर का रेजिम अलग है। ओके। तो दिल्ली में प्रॉब्लम है आपको, जैसे अगर आप बॉम्बे में हैं, बैंगलोर में है, तो मोर और लेस टेम्परेचर सेम रहता है, वहाँ ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। लोग पिंपल्स पे होम रेमेडी के चक्कर में कई बार टूथपेस्ट लगा लेते हैं और लेमन यूज़ कर लेते हैं, तो ये करना सही है? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए टूथपेस्ट बेसिकली एक एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, तो ये सोच के लगा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्किन को जला भी सकता है। काफ़ी लोग जला के आते हैं पिंपल्स पे। टूथपेस्ट इज़ अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट जो पिछले 4-5 साल से कम है, जब तक अब लोगों को पता लग गया है कि क्या लगाना है। और लेमन वगैरह तो बहुत कॉमन है, काफ़ी लोग लेमन और हनी का मिक्सचर लगा के अगले दिन रेड हो के फिर सनलाइट में निकले काले हो गए, जला के आते हैं। तो लेमन ऑब्वियसली बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड है, एक एसिड आप फेस पे लगा रहे हैं, तो अब बात वही होती है सर, विटामिन सी भी तो लगा रहे हैं, बट उसको प्रॉपर तरीके से जो सीरम्स हैं उनको उस तरीके से नलीफाई किया गया है, उस तरीके से बनाया गया है कि वो आपको इतना हार्मफुल इफेक्ट ना दे।
अब उसमें भी क्या आप बहुत रॉ लेमन लगा रहे हैं, कई बार वो ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली नहीं लगाना चाहिए आई वुड से। कई बार लोग कहते हैं कि आपने ऑयली फूड खा लिया और उसके बाद आपको एक्ने हो गए, तो डाइट का रिलेशन होता है एक्ने से? ऑयली फूड का रिलेशन है, ऑयली का है, जंक का है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। ये सारी चीज़ें ना ब्लड में इंसुलिन का रिलीज बढ़ाती हैं, तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है और एंड्रोजन सिक्रीशन बढ़ता है और ऑयल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो पाथवे वही है सारा। ओके। स्टेरॉइड क्रीम्स आजकल बहुत मार्केट में है, तो उससे क्या फेयरनेस आती है? मैंने वही डिस्कस करा पहले भी, सबसे बड़ा जहर है, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। स्किन एट्रॉफी, ग्लाकोमा, कैटरैक्ट, आई में प्रॉब्लम्स, प्लस फेस पे हेयर आने लगेंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट मेंट फॉर फेयरनेस एंड वाइटनिंग। आजकल बहुत तरह के वाटर आ गए हैं, एक तो नॉर्मल पानी आप पी रहे हो और ये आजकल आ रहा है स्प्रिंकलिंग वाटर, एल्कलाइन वाटर, तो ये सब क्या आपके स्किन एल्कलाइन के? वाटर पे देखिए कोई डायरेक्ट स्टडी तो नहीं है, बट मतलब ऐसा बोलते हैं डाइजेशन बेटर करता है, वो करता है। सो मुझे नहीं लगता बहुत कुछ उससे फ़ायदा है। एक ये कुछ बबल्स और फैट्स हैं जो बनते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। बहुत सारे सिरम्स हैं आ गए हैं, तो क्या ये मॉइस्चराइजर से बेटर है? नहीं, सिरम्स का रोल अलग है, मॉइस्चराइज़र का प्लेस अपना है। मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही है आपको। सिरम्स डिपेंडिंग ऑन, मैंने बताया किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं आप, उस हिसाब से यू कैन चूज़ योर सिरम। और वो भी मैं बोलूँगा खुद ना लगाएं तो बेटर है। गो टू अ डर्मैट, वो आपको बताएंगे कि आपको ज़रूरत है भी या नहीं है, क्या लगा सकते हैं। तो सिरम्स यूजुअली हम लोग बोलते हैं मॉइस्चराइज़र के पहले लगाओ, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, फिर मॉइस्चराइज़र से सील करिए। आजकल अब आते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने केस देखा ही होगा कि लोगों की डेथ भी हो गई है, लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। इवन एक केस आपने मेरठ में देखा होगा कि लोग दवाइयाँ लगा रहे थे कि ये आगे दवाई लगवाओ 10 रुपये 20 रुपये में, उसके बाद उन्हें बाल उग जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये डेथ तक कैसे पहुँच गई? हेयर ट्रांसप्लांट क्या इतना खतरनाक हो सकता है? देखिए, पहले आपके पहले सवाल पे आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट क्या खतरनाक हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो सबसे गलत चीज़ हुई है वो ये हुई है कि डॉक्टर सिलेक्शन सही नहीं था। आपको ये देखिए, आप अभी एक फ़्लाइट भी क्रैश हुई है, हमने सुना, है ना? बेसिकली आप जब एक फ़्लाइट में आज भी जाते हैं, इस क्रैश के इंसिडेंट के पहले भी एक धुक-धुक तो मन में रहती है, राइट? प्लेन कौन चला रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे हेयर ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये कोई इतनी मामूली सर्जरी नहीं है कि कोई भी कर सकता है। सो जब हम एक सर्जरी की बात करते हैं ना, उसको 3 स्टेप में हम लोग डिवाइड करते हैं: प्री ऑपरेटिव, पेरी ऑपरेटिव, ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो तीनों लेवल्स पे गलतियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट एक डेंटिस्ट कर रहे थे। ओह माय गुडनेस, एग्जैक्टली। तो शी वॉज अ डेंटिस्ट, और ये बहुत कॉमन है। आई थिंक शी वॉज अनलकी, इसलिए वो जो 2 डेथ्स हो गई और उनका थोड़ा नाम ज़्यादा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दोहराऊंगा, इन अ सिटी लाइक दिल्ली, जहाँ लोग इतने एजुकेटेड हैं, आप बी ग्रेड टाउन की तो हम बात ही नहीं करते। अभी ये कानपुर में हुआ था इंसिडेंट, तो दिल्ली में भी आज भी मैं बोलूँगा 10,000 हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक हैं। हेयर ट्रांसप्लांट नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो हमारा MCI का NMC है, उनका कहना है सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स ही अलाउड हैं और कोई हेयर ट्रांसप्लांट की अलाउड नहीं है। वो भी वो डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन जिनकी उसमें ट्रेनिंग है, जिन्होंने वो सीखा है। लेकिन दिल्ली में 10,000 क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन जो रजिस्टर्ड हैं वो हार्डली 2,000 हैं। ये जो 8,000 क्लिनिक हैं, या ये ब्यूटी क्लिनिक्स हैं, या ये इन्वेस्टर्स क्लिनिक्स हैं, या ये डेंटिस्ट या होम्योपैथ्स, या मतलब इनको क्वैक्स बोलते हैं हम लोग। जो जब अब सपोज मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, आज मैं न्यूरो सर्जरी करने लगूँ तो मैं भी क्वैक हूँ, मेरा वो काम नहीं है। अब मैं उसकी अगर उसका ये सिफारिश दूँ कि भाई मैंने तो MBBS में न्यूरो सर्जरी पढ़ी है, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। मैं ट्रेन नहीं हूँ उस चीज़ में, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब कहीं ना कहीं जब डेथ्स हुई हैं तो जनता भी जागरूक हुई है, सरकार भी जागरूक हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर अब थोड़े एक्शंस होंगे तो बेटर रहेगा। बट बीच में तो हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री की बैंड बज गई थी। पिछले हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड 20 ईयर्स बैक, एंड ऑलमोस्ट 2010 से 15 के बीच में काफ़ी अच्छे क्लिनिक्स आए। मैंने भी 2014 से मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। 15 के बाद जब इतना पॉपुलर हो गया तो हर कोई इसमें घुस गया, बिकॉज सबको लगा ये तो बड़ी ईजी सी है सर्जरी, बट ये ईजी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, डेथ क्यों हुई, जो मुझे लगता है प्री ऑपरेटिव में आपको इसमें जो लोकल एनेस्थीसिया, इट्स अ लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर, इसमें कोई बेहोश नहीं करे जा रहे हो आप। आपको पता होगा जब भी कोई प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बट ये लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर है। बट लोकल एनेस्थीसिया भी सिस्टम में तो जाता है, राइट? तो उसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना दे रहे हैं। लोकल एनेस्थीसिया की सेंसिटिविटी हुई या नहीं हुई,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं उसके पहले हम सेंसिटिविटी करते हैं कि वो उस इंजेक्शन से उसको कोई रिएक्शन तो नहीं है। तो सेंसिटिविटी यूजली फोरआर्म में करी जाती है और एक बहुत 0.1 ml का एक डोज दिया जाता है ऑन द स्किन, जस्ट टू सी कि भाई वहाँ पे कुछ रिएक्शन, कोई इचिंग, कोई प्रॉब्लम या कुछ फ्लेयरिंग होती है, कुछ ऐसा नहीं है। तो हम लोग वो एनेस्थीसिया उस पेशेंट के लिए सेफ है। तो या तो यहाँ पे ये नहीं किया गया, प्लस डोजिंग बहुत हाई थी, प्लस प्री ऑपरेटिव कुछ प्री एनेस्थेटिक चेकअप होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। डायबिटिक तो नहीं है, राइट, कोई हार्ट एलिमेंट तो नहीं है, ऑलरेडी हार्ट एलिमेंट कोई है तो ईसीजी कराना होता है आपको। कभी ब्लीडिंग होती है तो रुकती है या नहीं है, तो PTINR और ये सारी चीज़ें होती हैं, CT-BT, तो इनके बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, प्लस वायरल मार्कर्स किए जाते हैं। हेपेटाइटिस तो नहीं है, HIV तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग या तो मिसिंग थी, पेशेंट का सिलेक्शन गलत था, प्लस फिर शायद एनेस्थीसिया ज़्यादा दिया, प्लस पेरी ऑपरेटिव ज़्यादा एनेस्थीसिया देना, सही से ग्राफ्ट प्लेसमेंट ना करना, नेक्रोसिस हो जाता है कई बारी, प्लस पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंटीबायोटिक ढंग से दी नहीं दी, है ना, और चीज़ें दी नहीं दी। तो मुझे लगता है कई एंगल्स में यहाँ गलती हुई होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सैड, आई वुड से, एंड अ रेयर इंसिडेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट में हुआ है। और अच्छा, नॉर्मली यूजुअली आप अगर बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, कोई अगर प्लान करता है और आपके पास आता है तो इस प्रोसीजर में कितना टाइम लग जाता है और इसमें खर्चा कितना आता है? सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, सबसे बड़ी बात है इन क्लिनिक्स के पनपने के पीछे रीजन खर्चा ही था, क्योंकि लोगों को ये ट्रैक किया है तो बड़े सस्ते में कर रहे हैं। जहाँ पे 2 डेथ्स हुई है, मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सुना है न्यूज़ वगैरह में भी कि 30-40,000 में हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, राइट। देखिए, मैंने MBBS करा, मैंने MD करा 3 साल, है ना, मैंने 10 साल की तो ये पढ़ाई करी, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन करा, सीखा, फेलोशिप्स करी, उसके बाद मैं क्लिनिक एस्टैब्लिश करके आज मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा क्लिनिक है। तो अब ऑब्वियसली डॉक्टर की स्किल का एक कॉस्ट होगा, जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं वहाँ पे एक कॉस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जब ये जो स्टेरिलिटी, जो पंचेस हम लोग यूज़ करते हैं, ये डिस्पोजेबल होते हैं, वी हैव टू थ्रो देम, हम इसको रीयूज़ नहीं करते। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं सस्ता करने के चक्कर में ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। तो अब लोगों को तो ये दिख रहा है यार, ये तो 10 रुपये ग्राफ्ट ले रहे हैं और डॉक्टर कालरा तो 40 रुपये ग्राफ्ट ले रहे हैं या 50 रुपये ले रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ करा लें। उनको 2 बातें समझनी है, डॉक्टर की डिग्री का वर्थ होता है, ये आपको समझना है, प्लस जहाँ से ग्राफ्ट लिए जा रहे हैं, पीछे से बाल निकालने होते हैं उनको, ये डायमंड है। एक बार किसी ने ये खराब कर दी है, आजकल हमारे पास केसेस आते हैं कि सर 3 साल पहले कराया था, गलत जगह चला गया था, सर अब फिर से कर दीजिए। अरे कहाँ से कर देंगे, बाल ही नहीं बचे आपके निकालने के लिए। भाई यहाँ से एक लिमिट है निकालने की, हम आप ही के बाल निकाल सकते हैं, किसी और के नहीं। तो कहाँ से निकालेंगे भाई, थोड़े बहुत बियर्ड से ले लेंगे इससे ज़्यादा, बट वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो कई बार हमें मना करना पड़ता है। सो डोंट फॉरगेट, ये डायमंड है, ये खत्म हो गया तो गड़बड़ है। प्लस अब तो आपकी लाइफ डायमंड है, जब से ये इंसिडेंट हुआ है तो पीपल आर गेटिंग अवेयर्ड। तो ऑब्वियसली हाँ, सर्जरी डिपेंड करता है कितने ग्राफ्ट्स लगा रहे हैं। अगर सिर्फ हेयर लाइन बना रहे हैं तो 1,500-2 हज़ार ग्राफ्ट, 2,500 ग्राफ्ट, तो ये सर्जरी करीब 6 से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। अगर हाफ हेड कर रहे हैं, 4,000 ग्राफ्ट से ज़्यादा हम लोग प्रेफर नहीं करते, तो इसमें लगभग 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है, आप बेहोश नहीं होते, आप बातें करते हो। मेरे ओटी में तो साउंड सिस्टम लगा है, गाने चलते रहते हैं, आप बातें करते रहते हैं, ब्रेक्स लेते हैं हम लोग, बीच में लंच ब्रेक होता है, सब कुछ तो एक नॉर्मल है। और आप घर जाते हैं अपने, आपको रुकना भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड माइनर ओटी प्रोसीजर। द ओनली थिंग इज इट्स अ जॉब ऑफ स्किल। सो मैं अक्सर बोलता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट इज अबाउट क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ हैविंग डेंस हेयर। आप नेचर को मैच नहीं कर सकते। अगर कोई बॉल्ड बंदा है, उसके यहाँ से यहाँ तक बॉल्डनेस है, तो आप मान के चलिए कि उसके 70,000 बाल ऑलमोस्ट श्रिवल हो चुके हैं, विलस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप उसको रिप्लेस कर रहे हो 7,000 ग्राफ्ट से, तो 70,000 को 7,000 जस्टिफाई कैसे करोगे? तो इस तरीके से प्लेस करना होता है कि आप गंजे ना दिखे। सो दैट इज द आर्ट, उसी के पैसे हैं। और वो कितने पैसे? वो डिपेंड करता है, मैं वही बता रहा हूँ। अगर 2,000 ग्राफ्ट हैं तो अब डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर स्किल शुड बी समवेयर अबाउट 60,000 to 1 लाख, जैसा जो कर रहा है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी हो सकता है, एंड एवरी डॉक्टर हैज़ अ प्राइस। अच्छा, अब इस जगह तक, हेयर ट्रांसप्लांट तक पहुँचे ना, उसके लिए कुछ मिथ्स हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं उस पर, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली शैम्पू करते हैं, ये करना सही है? हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी स्कैल्प की नीड कैसी है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो आप डेली शैम्पू भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्टरनेट डे हम लोग बोलते हैं, एक राइट फ्रीक्वेंसी है।
और ज़्यादा शैम्पू करने से बाल नहीं झड़ते, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारे दिन में 100 बाल तक झड़ सकते हैं, अगर वो उससे ज़्यादा हैं तो वो एक्सेसिव हेयर लॉस में आता है। तो कई लोग ये सोच के बाल नहीं धोते कि नहीं यार ज़्यादा धोऊंगा तो ज़्यादा झड़ेंगे, अब वो करते क्या है 4-5 दिन में एक बार धोते हैं, देखते हैं तो बड़े बाल गिर गए। तो वो इसलिए गिर गए क्योंकि इतने दिनों से आपने बाल नहीं धोए हैं। तो इट्स ओके, एक नॉर्मल शेडिंग फेज तो होना ही है सबका। और ये डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम होता है, क्या सिर्फ ड्राई स्कैल्प जिनकी है उनको ही होता है? उल्टा है, डैंड्रफ ऑयली स्कैल्प में ज़्यादा होता है। डैंड्रफ बेसिकली, डैंड्रफ एक लेमन वर्ड है। डैंड्रफ में सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी आता है, स्कैल्प सोरियासिस भी, कई बार लोग डैंड्रफ समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प को भी डैंड्रफ बोल देते हैं। बेसिकली डैंड्रफ जो वर्ड है ये सिबोरिया के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें कि हमारे स्कैल्प में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो जो ऑयल सिक्रीट, सीबम सिक्रीट करते हैं, तो एक फंगस रहता है मेलेसेजिया ग्लोबोसा, वो इन्फेक्शन शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से स्केलिंग हो जाती है, प्लाक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ एंटी फंगल शैम्पूज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, कुछ सॉल्यूशंस भी आते हैं। बहुत डैंड्रफ है तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के आप वो शैम्पूज़ लिखवा सकते हैं, प्लस एंटी फंगल गोलियां भी कई बार यूज़ करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग हेयर ग्रोथ के लिए बायोटीन यूज़ करते हैं, तो क्या ये यूज़ करना चाहिए? बायोटीन इज बेसिकली एक एमिनो एसिड है जो कहीं ना कहीं आपके एक बेसिकली वाइटामिन है ये, और कहीं ना कहीं ये आपके हेयर हेल्थ में काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि ये लेते रहना है आपको पूरी लाइफ। आप मे बी 3-4 मंथ्स लिया, अगर थोड़ा हेयर फॉल है फिर यू कैन स्टॉप इट, फिर कभी 6 महीने बाद 1-2 महीना ले लिया, ऐसा नहीं है, हैव टू कीप ऑन टेकिंग इट। अगर कोई मल्टीविटामिन ले रहा है और साथ में बायोटीन ले रहा है, क्योंकि मल्टीविटामिन में भी आई गेस थोड़ा सा बायोटीन तो होते होता है, हाँ। तो क्या दोनों साथ में ले सकते हैं या फिर कोई एक ही चीज़ लेनी चाहिए? ले सकते हैं, कोई, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये गेम चेंजर नहीं है। ओके। मतलब इट्स नॉट कि अगर ये लेते रहेंगे तो बाल हाँ गारंटीड अच्छे ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और ग्रे हेयर में क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? ग्रे हेयर में बायोटिन से तो नहीं पड़ता, कैल्शियम पेंटोथिनेट एक सॉल्ट है, उससे फ़र्क पड़ता है, और एक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, पाबा बोलते हैं, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बट ग्रे हेयर भी देखिए फ़र्क तब पड़ता है अगर प्री मैच्योर ग्रेइंग है। तो मेडिकल साइंस हमारी बुक तो कहती है अगर 18 साल से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दैट इज़ प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ओके। 20 साल के बाद बाल सफ़ेद हो सकता है। ओके। तो अगर एक 25 साल का आदमी ये ले रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट हाँ, अगर 14-15 साल में कोई ले रहा है तो कई बार हमने रिवर्सल देखा है कि हाँ बाल फिर से थोड़े ब्लैक होने लगता है। और एक कितना ड्यूरेशन में लेना चाहिए? जैसे लगभग 6 मंथ्स तो लेना चाहिए। ओके, 1 साल में आप 6 मंथ ले लीजिए, उसके बाद आप ब्रेक कर दीजिए। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आता है FUE और FUT, ये चीज़ क्या होती है और इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो प्रोसीजर है बेसिकली उसमें पहले आप एक्सट्रैक्शन करते हो, लोकल एनेस्थीसिया देके एक्सट्रैक्शन यहाँ से करना है। अब आपका सवाल होना चाहिए यहाँ से क्यों करना है। बेसिकली हमारा जो बॉल्डनेस है ना, वो DHT हार्मोन की वजह से होता है, जो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव हार्मोन है DHT के रिसेप्टर स्कैल्प में यहाँ से यहाँ तक होते हैं, पीछे के बालों में नहीं होते हैं। ओके। तो इसीलिए बाल हमेशा रहते हैं, बिकॉज DHT का नेचर है ये बालों को थिन करता है, मिनिचराइज करता है। तो एक्सट्रैक्शन के जो पुराना मेथड था दैट वाज FUT, जिसको बोलते थे यहाँ से स्किन की ना एक तरीके से लेयर काट लेते थे, एक स्ट्रिप काटते थे, इसको स्ट्रिप मेथड भी बोलते हैं। एक पूरा आप मान के चलिए लोकल एनेस्थीसिया दे के पूरा स्ट्रिप निकाल लिया जाता है जहाँ तक आपके रूट्स हैं वहाँ तक पूरा, और उसको फिर कुछ टेक्नीशियंस वहीं OT में एक एक बाल को उससे अलग से सेपरेट करते थे और पेशेंट को यहाँ स्टिच कर दिया जाता था। फिर वो सेपरेट करके उन बालों को निकाल के यहाँ पे स्लिट्स बना के जहाँ बाल लगाने हैं उनको लगाया जाता है लोकल एनेस्थीसिया में। तो FUT के 2-3 चैलेंजेस थे। एक तो स्कार दिखता था बहुत गंदा, हीलिंग टाइम डोनर एरिया इसको बोलते हैं, बहुत लंबा हो जाता था, इन्फेक्शंस का चांस ज़्यादा होता था बिकॉज आपने इतना बड़ा स्ट्रिप काटा है पूरा स्किन का। तो FUE में क्या होता है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन होता है। इसमें एक स्पेशलाइज मोटर मशीन होती है जिसमें पंचेस होते हैं, 0.7 से लेकर 1 mm तक के पंचेस यूज़ करे जाते हैं, डिपेंडिंग कैसे बाल हैं, कितने थिक बाल हैं, और इनसे एक एक रूट को निकाला जाता है। एक एक फॉलिकुलर यूनिट होता है, एक फॉलिकुलर यूनिट में 1 से 3 बाल तक हो सकते हैं, कई बार 4 भी होते हैं। तो इनको रिमूव करा जाता है और फिर इसको वही बाहर एक्सट्रैक्ट करके फिर लगाने का मेथड सेम है। बेसिकली जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है वो अलग है। ओके। तो FUT एक ओल्डर मेथड है, FUE नया मेथड है। कुछ डॉक्टर्स इसको कंबाइन भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं कि थोड़ा FUT करा और बाकी जगह से FUE करा, तो ये भी करते हैं। बट FUE ज़्यादा आई वुड से इसकी हीलिंग ज़्यादा बेटर रहती है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑल कम रहते हैं, तो पेशेंट का एक्सेप्टेंस ज़्यादा है इसके लिए। और FUE थोड़ा सा इजी भी है करने में, सेफ भी है।
तो आजकल हम लोग FUE ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर कालरा यहाँ पर हमें वक्त देने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपके जो सवाल थे मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट में आपको भी क्लैरिटी वहाँ पर मिली होगी, क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि क्या आपको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई अभी भी सवाल रह गए हैं, लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और डॉक्टर कालरा से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जवाब ज़रूर दे दें। डेफिनेटली मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर कालरा। अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में मैटर करता है, तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सवाल ज़रूर आप हमें भेजिएगा, और आप ऐसे ही स्विच पर पॉडकास्ट को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।